हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम एक्चुअल इंटीग्रल्स शुरू किए हैं, मतलब इंटीग्रल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो वीडियो है बेसिकली इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको बड़ा केयरफुली समझिएगा। तो आ, मैं आता हूं जरा रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स। ठीक है ना। तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल था, बेसिकली हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालते थे। अब इसका जो निकालने का तरीका था, एंटी डेरिवेटिव निकालते थे। और उसके बाद अगर एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल मान लीजिए एफ एक्स है, ठीक है ना, तो ये इंटीग्रल क्या होता था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। याद करिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है पिछले वीडियोस में कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, वो जो रियल वैल्यूड फंक्शंस है उनसे बहुत मायने में, बहुत तरीके से डिफरेंट होते हैं। लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा था, उसका जो काउंटर पार्ट था रियल वेरिएबल वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर हमने इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी जाके देखे। तो फिर यहाँ पे जो रीजन क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल सी बात है एक्स है। लेकिन अगर यहीं पे आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लेते हैं ना एफ जेड, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और यह है क्या, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और W अगर मैं लिखता हूँ एफ जेड को, तो ये W के भी रियल पार्ट्स होंगे जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे। ठीक है ना, याद करिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे। तो वेक्टर कैलकुलस में हमने देखा था ना कि जैसे अगर वेक्टर में, अगर एक वेक्टर मैं ले लूँ जिसके कंपोनेंट ऐसे मैं लिखता हूँ एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल डिफाइन करते थे वो जो इंटीग्रल कई तरीके से, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, याद करिए। ठीक है ना, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एक्स प्लस आई वाई, ये टू वेरिएबल्स ना, रियल वेरिएबल्स एक्स और वाई का, ऐसे मैं बोलूँ ना, कम्बिनेशन होता है। और ये जो फंक्शन है एक्चुअल, इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से, जैसे लाइन इंटीग्रल आपने डिफाइन किया था वेक्टर्स में, तो यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। और दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, वो जैसे मान लीजिए एफ जेड है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है किसी कर्व के ऊपर डिफाइंड होता है ना, कर्व के ऊपर। और इसी इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, या फिर बहुत फेमस नेम है कॉन्टूर इंटीग्रल। ठीक है, तो हम कॉन्टूर इंटीग्रल्स पे चलेंगे, जहां से ज्यादातर थ्योरम्स भी हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। बट उससे पहले मैं अगर आऊं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल भी हम डिफाइन करते हैं, और उस केस में थोड़ा सा चेंज है, वो है क्या, मैं उस पर फोकस करता हूं। आपका जो यूनिट 2 है, ठीक है ना, यूनिट 2 जो सिलेबस है एनईपी का, तो उसमें आप देखेंगे सिलेबस में साफ साफ लिखा है डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, बिल्कुल ये जो कैलकुलस में हमने किया है ना, उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे जो W मैं ले रहा हूं ना, फंक्शन ऑफ जेड ना, तो यहाँ पे एज्यूम क्या करते हैं हम लोग कि ये जो W इजकल टू एफ जेड है ना, वो यहाँ पे जैसे टू वेरिएबल्स ने एक्स वाई, रियल वेरिएबल्स, ऐसा नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है। तो इसके रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v जो है ना, एक सिंगल रियल वेरिएबल टी के फंक्शंस होंगे। ठीक है ना, और t जो है किसी इंटरवल में क्या होगा, वेरी करेगा। मान लीजिए a टू b ये वेरी करता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन
के इंटीग्रल्स दो तरीके से निकालते हैं। जब मैं ये वाला पहला केस जिसमें मैं मान के चलता हूं कि जो फंक्शन है ना वो सिंगल रियल वेरिएबल टी का फंक्शन है, मतलब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक रियल वेरिएबल टी के फंक्शंस है, ठीक है ना। और दूसरा हम डायरेक्टली ऐसे लेके चलते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो इस केस में अब देखिए ये सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है, टी को चेंज करते जाएंगे तो ये u और v की वैल्यूज आती जाएंगी, मतलब इस w की वैल्यूज आती जाएंगी। और यहाँ पे क्या है एक्स वाई के फंक्शंस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंटीग्रल अलोंग अ कर्व लेना पड़ेगा जिसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो यही से समझिएगा इंटीग्रल दो तरीके से निकालते हैं बेसिकली, एक कर्व के ऊपर जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, और एक ये सिंपल सी बात है सिंगल वेरिएबल का फंक्शन ले लेते हैं और वो वेरिएबल किसी एक इंटरवल में वैरी करता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। और डेफिनिट इंटीग्रल में आप देखेंगे जो कैलकुलस में सिंगल वेरिएबल फंक्शन की में जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था ना सब यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो दो तरीके से इंटीग्रल्स निकालते हैं, याद रखिए। एक डेफिनिट इंटीग्रल जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि जो फंक्शन है ना, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे बोलिए, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, सिंगल रियल वेरिएबल के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे जैसे हमने ऑर्डिनरी कैलकुलस में बात किया था। लेकिन यहीं पे सेम फंक्शन में अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम एक्स वाई के फंक्शन ले तो यहाँ पे एक कर्व आती है ना, एक्स वाई में एक कर्व होगा, कॉम्प्लेक्स मैं बात कर रहा हूँ प्लेन में, तो इस कर्व के अलॉन्ग जो है हम इंटीग्रल निकालते हैं और इसको क्या बोलते हैं लाइन इंटीग्रल या कॉन्टूर इंटीग्रल। मेन यही है आपका लाइन इंटीग्रल या कॉन्टूर इंटीग्रल। बट चूंकि सिलेबस है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं फ्रेंड्स, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब डेफिनेट इंटीग्रल पहले करेंगे और उसके बाद कॉन्टूर इंटीग्रल चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली यूनिट 2 हम करने जा रहे हैं, एक्चुअली कंटिन्यू कर चुके हैं। यूनिट 2 में आप देखेंगे एलिमेंट्री फंक्शंस जो हमने एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब किया वो भी आपका सिलेबस में है और वहीं पे है डेफिनेट इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे अब डेफिनेट इंटीग्रल पे आएंगे। चीज़ें समझ में आई, जो कुछ थोड़ा सा बेसिक जो डिफरेंस था यही मैंने बताया और यही चीज़ याद रखिएगा। तो अब मैं आता हूँ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत नहीं लिखूंगा, आपको बस समझना है कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है उसको मैंने ऐसे W लिखते थे ना, तो W को मैं मान के चल रहा हूँ सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, मतलब ये हो जाएगा ut प्लस i p t, ठीक है, ये मैंने लिया। अब ये t जो है रियल वेरिएबल है ना, तो ये किसी इंटरवल में भी बिलोंग कर सकता है, तो मैं इंटरवल मान के चलता हूँ, चलिए ठीक है, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, दिस इंटरवल, ठीक, इस इंटरवल में ये डिफाइंड है। अब ये इंटरवल में अगर ये डिफाइंड है तो यहां से जरा हम थोड़ी सी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। इसके डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ऑब्वियस ही बात है t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, w डैश t। तो ये कैसे डिफाइन होता है, इंडिविजुअल जो पार्ट्स है ना उनका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है ना, i v t। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यहाँ पे कंडीशन यही है कि प्रोवाइडेड, मैं इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, प्रोवाइडेड ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स है ना उनके डेरिवेटिव्स, ये सॉरी वी डैश है, तो इनके डेरिवेटिव्स जो है ये एग्जिस्ट करें, ठीक है। अब चलिए, अब एग्जिस्ट करें तो इंटरवल में भी ये भी हो सकता है या इसमें अकॉर्डिंगली आप वो चेक करिएगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। डेरिवेटिव इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अगर ये डिफाइन किया उसी तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ डी बाई डी टी ऑफ डब्ल्यू डैश सॉरी डब्ल्यू टी ना, इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ डब्ल्यू डैश टी। तो यहाँ पे कुछ और रूल हैं, जैसे डेरिवेटिव्स वाले ये डी बाई डी टी ऑफ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूँ z0 उसको मल्टीप्लाई कर दूँ दिस, तो जैसे ऑर्डिनरी कैलकुलस में डेरिवेटिव था ये कांस्टेंट बाहर आ जाता था, ठीक है ना, w डैश टी ये होता था। एंड इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, हमने पीछे भी देखा था। लेकिन याद रखिए
हमेशा इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करता हूं तो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डिनरी कैलकुलस में रियल वेरिएबल वाले फंक्शंस के लिए सब कुछ जो होल्ड करता था यहाँ पे होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह कुछ फंक्शंस लेते हैं, वहाँ पे ये होल्ड नहीं करता, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी होल्ड करती हैं रियल वाला, कुछ नहीं होल्ड करती। जो होल्ड करती है मैंने यहाँ पे कुछ बता दिया आपको, ठीक है। तो ये था डेरिवेटिव का, ये जस्ट सिंपली मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूँ बेसिकली जो मेरा मेन मोटिव है डेफिनिट इंटीग्रल, उस पे जरा मैं आता हूँ और उसको आपको समझना है कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि WT जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना, रियल वेरिएबल t का, वो इस तरह से डिफाइंड है ut प्लस आई वी टी, ठीक है। और इंटरवल जो है वो मेरा ये है, ठीक। इस इंटरवल t की मैं बात बोलता हूं, t इस इंटरवल में वेरी करेगा और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक। तो इसका जो डेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल ओवर दिस इंटरवल, वो कैसे डिफाइंड होता है? वो डिफाइंड ये होता है, अच्छा यहाँ पे जो एक एजम्पशन है कि इसके जो रियल पार्ट्स हैं और इमेजिनरी पार्ट ना इस फंक्शन के, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में, या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस? पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द इंटरवल होंगे, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, जैसे 2-4 पॉइंट्स को छोड़ के ये हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट्स है जिस पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं इस इंटरवल में, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होंगे या फिर कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो उस केस में जो अगर ये फंक्शन डिफाइन है तो इसका डेफिनिट इंटीग्रल जो है a टू b, ठीक है ना, WT dt, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, वो कैसे डिफाइंड होता है, a टू b ut dt प्लस i a टू b vt dt, ठीक है ना। ये डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। डेफिनेट इंटीग्रल इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है इस फंक्शन का। प्लीज बोलिएगा मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक। तो अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो मैं ले रहा हूं वो एक सिंगल रियल वेरिएबल का फंक्शन हो और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस पे भी चलता है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल इस फंक्शन का इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ओके। चलिए, तो ये था डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने डिफाइन किया ना, इसमें जो ऑर्डिनरी कैलकुलस के मैक्सिमम इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट थे ना वो होल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर c कोई नंबर है, याद करिए प्रॉपर्टी में हमने किया भी था a टू b के बीच में, ठीक है ना। सो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन करने का तरीका ये है, प्रोवाइडेड, याद रखिए, u और v इस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, ये जो इंटरवल है ना इसमें पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो। कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोग ऑर्डिनरी कैलकुलस में किए थे, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर c इस तरह से कोई नंबर है तो इसको a टू b WT dt, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग वहां पे ब्रेक करते थे ना, a टू c WT dt प्लस c टू b WT dt, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बोला था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी यहाँ पे होल्ड करता है। दैट मीन्स क्या, एंटी डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये भी लगता है। सो फंडामेंटल मैं लिख देता हूँ, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, क्या था एंटी डेरिवेटिव वाला, शुरू में जस्ट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, चलिए इसको समझते हैं। बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करता है। अगर ये मेरा डब्लू टी, ये मेरा फंक्शन है यू टी प्लस आई वी टी, ठीक। और एक और फंक्शन मिलता है, ये मैं कैपिटल डब्लू लिख रहा हूं, कैपिटल डब्लू टी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल यू टी प्लस आई कैपिटल वी ना, कैपिटल वी टी। ये एक दूसरा फंक्शन मिलता है। और ये क्या है, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू का क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर क्या करके चल रहा हूँ कि ये दोनों फंक्शन जो है ना, ये जो इंटरवल है इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, ए और बी जो मैं इंटरवल ले रहा हूँ इसमें दोनों फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और एंड ये दोनों फंक्शंस इसमें कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में। एंड डब्लू जो है, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू का एंटी डेरिवेटिव है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, एंड इफ अगर ये एंटी डेरिवेटिव है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू इस स्मॉल डब्लू का क्या डेरिवेटिव है, ये स्मॉल डब्लू जो लिख रहा हूँ उसका एंटी डेरिवेटिव है। ओह क्या हो गया, चलिए ठीक है, स्मॉल डब्लू का ये एंटी डेरिवेटिव है इस इंटरवल में। ठीक है ना, इस इंटरवल में। तो उस केस में देन उस केस में जो मैंने यही बोला ना कि ये एंटी डेरिवेटिव है। हाँ, एंटी डेरिवेटिव का डिफिनीशन ये नहीं था ना। एंटी डेरिवेटिव कब बोलते थे एंटी डेरिवेटिव कब बोलते थे, यहाँ पे ध्यान रखिए, एफ एक्स मैंने लिया, ठीक है, और ये एफ एक्स है। तो मैं इसको बोलता था कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स मेरा क्या आता है, स्मॉल एफ एक्स ना। तो उस केस में इसका इंटीग्रल ये एंटी डेरिवेटिव आता था। तो चलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, दैट मीन्स ये ना होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव जो है ना, देखिए दिस इक्वल टू डब्लू टी। ठीक है ना, टी जो है इस इंटरवल में लाई करेगा। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ही बात है इनके जो कंपोनेंट फंक्शंस है ना वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो देन यू डैश जो आएगा ना, ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल यू के। एंड जो कैपिटल वी है उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो स्मॉल वी टी के इक्वल होगा। ठीक है ना। एंड उस केस में देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से जो मेरा इंटीग्रेशन होगा ए टू बी डब्लू टी, स्मॉल डब्लू टी ना, दिस डी टी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम करते थे वहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में, वो सीधी सी बात है। डायरेक्ट मैं लिखता हूं क्या, डब्लू बी माइनस डब्लू ए, कैपिटल डब्लू। यही था ना फंडामेंटल थ्योरम। अगर ये एंटी डेरिवेटिव हुआ करता था तो क्या करते थे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हुआ करता था, दिस विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। याद करिए यही था ना। तो देखिए, तो ये रूल भी यहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है ना, ये रूल भी यहाँ पे होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का देखा, जहां पे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी सिंगल रियल वेरिएबल का फंक्शन था इन अ गिवन इंटरवल। उस केस में हम इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिफाइन करते थे दिस, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताए कि जो हमने ऑर्डिनरी कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज थी ना वो यहाँ पे होल्ड करती हैं। जैसे मैंने एक ये बताया, फंडामेंटल थ्योरम भी बताया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बोलूं, आप निकालिए इंटीग्रेशन 0 टू फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 4, ठीक, और
ई टू द पावर आई टी, ठीक है ना, डी टी। ठीक, मैंने बोला कि ये निकालो। तो कैसे आप निकालोगे इंटीग्रल? अब सारी चीजें यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। अगर इसको W को मैं बोलता हूँ ये मेरा फंक्शन है e टू द पावर आई टी, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos t प्लस आई साइन टी, ये लिख सकता हूँ। तो इस रूल से भी आप जा सकते थे। जो डिफिनीशन है मेरा, इसका रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। मैं दोनों मेथड से इसको आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा। मेथड 1 बाय डिफिनीशन जाऊंगा, मेथड 1 बाय डिफिनीशन जाऊंगा। और बाय डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। W2 मैंने ये लिया था, देखिए, और ये t ऑफकोर्स यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 e टू द पावर आई टी डी टी, ये क्या होगा, बाय डिफिनीशन। यहाँ पे देखिए, अगर इसका इंटीग्रल निकालना है तो मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग से इंटीग्रेट कर दूंगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 टू π/4 cos t dt प्लस आई 0 टू π/4 sin t dt। ठीक है ना, चूंकि ये सिलेबस में है आपका, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टूर इंटीग्रेशन न देके इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। एनीवेज, ये हुआ cos t का इंटीग्रेशन। ये रियल वेरिएबल की तरह, रियल फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। तो cos t का क्या होता था, sin t। लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4 प्लस यहाँ पे आई रहने दीजिए बाहर ही, और यहाँ पे बॉक्स में कर देता हूँ। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता था, और यहाँ पे देखिए 0 से π/4, प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे साइन π/4 माइनस साइन 0 यहाँ से, प्लस आई आप बाहर रखिए, माइनस भी बाहर ले लीजिए ना, माइनस बाद में अंदर कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। माइनस बाहर अंदर बाद में कर देंगे, अभी बाहर रखिए ये वाला माइनस। तो क्या हो जाएगा, cos π/4 माइनस cos 0, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, sin π/4, sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, फिर यहाँ से माइनस आई, cos π/4 की वैल्यू अगेन 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, प्लीज चेक करिएगा, ये होगा, ठीक है। बस, तो यहाँ से आ गया 1/√2 प्लस लिख दीजिए आई। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये है मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल था या जो डिफिनीशन है, ठीक है। और ऑफकोर्स यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो इंटरवल आप लेते हैं ना, उस इंटरवल में जो मैंने बोला था कि ये एग्जिस्ट तभी करता है जबकि ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, इस इंटरवल में। तो आप जानते हैं साइन और कॉस दोनों जो है इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। साइन का भी ग्राफ खींच के देख सकते हैं, कॉस का भी ग्राफ, वो कंडीशन होल्ड कर रहा था। दैट मीन्स ये हमने इंटीग्रल जो रूल हमने डिफाइन किया था उससे किया। अब जरा मैं आता हूँ, ये एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से भी मैं कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो मेथड 2 भी मैं आ जाता हूँ। मेथड 2 देखिए, सेम आंसर आना चाहिए, अदरवाइज फिर हमारा रिजल्ट गड़बड़ है अगर सेम रिजल्ट नहीं आता है तो। अब चलिए मैं आता हूँ 0 से π/4 e टू दी पावर आई टी, ठीक है ना, डी टी। अब ये सी बात है, हमने देखा था ना कि d/dz ऑफ e टू दी पावर z बिल्कुल रियल वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फंक्शन है ना, इसका मुझे क्या करना है, बोलिए, इंटीग्रल निकालना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। एंटी डेरिवेटिव मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जो है ना वो ये आ जाए। तो देखिए d/dt यहाँ पे करना है एनीवेज, तो e टू दी पावर आई टी का करेंगे और बाई मैं आई कर दूं, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये कर दूं तो यहां से मेरा ये आपको ये e टू दी पावर आई टी आ जाता है, प्लीज चेक करिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्चुअल ये फंक्शन था मेरा,
और इसका ये वाला जो है मेरा क्या है, एंटी डेरिवेटिव है ना, ये मेरा क्या है, एंटी डेरिवेटिव की तरह काम करता है, जिसको हम क्या लिखे थे, WT। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आता है। मैं गलत बोल रहा हूं या सही, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। ठीक, तो यहां पे आपको जो ध्यान देना है, अब मैं आ जाता हूं, अगर ये सही है तो चलिए, ये मेरा एंटी डेरिवेटिव है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, सिंपल सी बात है, मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाऊंगा और इस केस में e टू द पावर आई टी बाई आई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एंटी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें ये कर दिया मैंने, चलिए आसान हो जाएगा। 1/i तो मेरा बाहर आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, 1/i तो मेरा बाहर आ जाएगा, और यहां पे मैं आता हूं, प्लीज चेक करिएगा, e टू दी पावर 4 पाई/4i कर दीजिए, i माइनस e टू दी पावर 0, यही होगा ना, t की लिमिट्स रख दिया मैंने। ठीक, अब यहां से एक काम कर लीजिए फटाफट, चूंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी करते हैं आप ना, तो 1/i नहीं रहता, i लिखते हैं, ऊपर नीचे i और i से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर i नीचे i², और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आइलर फार्मूले से cos π/4 प्लस i sin π/4, प्लीज चेक करिएगा, और माइनस e टू दी पावर 0i, इनफैक्ट 0i लिखना चाहिए था, या 0 भी लिख देंगे चलेगा, तो cos 0 प्लस i sin 0 मतलब -1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, ऊपर तो i है, नीचे i² की वैल्यू -1, मतलब ये मेरा -i हो गया, अंदर आते हैं, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस i sin π/4 की वैल्यू 1/√2 दिस, और -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस अभी बाहर रखिए, i से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 1/√2i, और यहां से ध्यान दीजिए i से मल्टीप्लाई होगा तो -1 दिस, और यहां से -i, प्लीज चेक करिएगा। अब जरा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -1/√2i प्लस 1/√2, और यहां से ये हो जाएगा प्लस i। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहा हूं, दिस प्लस i, तो यहां से 1 माइनस 1/√2, यही मेरा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की तरह जो मैंने बताया था रिजल्ट, उससे भी मैंने देखिए इवैल्यूएट किया, आंसर सेम आना चाहिए। देखिए क्या है, जो डिफिनीशन वाले मेथड से किया 1/√2 प्लस दिस i ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2, और देखिए सेम आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था डेफिनिट इंटीग्रल, छोटा सा पोर्शन है, इसमें बहुत बड़ा पोर्शन नहीं था, आपको बस समझना है। मैं समराइज करूंगा, ये आपका सिलेबस है तो क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, और अगर न भी बने तो ये जो चीजें आपने यहाँ पे सीखा है ना, इसको आगे जब करेंगे, कॉन्टूर्स डिफाइन करेंगे, तो भी वहां पे ये यूज होना है, ठीक। तो चलिए समराइज करता हूं, डेफिनिट मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का दो तरीके से इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक तो डेफिनिट इंटीग्रल की तरह, ठीक है ना, और दूसरा जो है कर्व मतलब लाइन इंटीग्रल या कॉन्टूर इंटीग्रल बोलते हैं उसको, ठीक। डेफिनिट इंटीग्रल तभी आप निकाल पाएंगे जब वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंगल रियल वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे देखिए यहां पे मैंने डिफाइन किया। और कॉन्टूर इंटीग्रल क्या होता है, वो डायरेक्टली एब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, और एक कर्व होगी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, उसके अलोंग जो है लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रल। ये अभी हमें पढ़ना है, और यही मेन पोर्शन है, बड़े बड़े थ्योरम्स जो हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इसी पे बेस्ड है, वो बाद में करेंगे, जस्ट नेक्स्ट वीडियो से उसको स्टार्ट कर देंगे हम लोग, पहले कॉन्टूर वगैरह डिफाइन करेंगे। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल जो है ये तब डिफाइन करते हैं जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ना, वो एक सिंगल रियल वेरिएबल का फंक्शन हो, इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे इसका जो डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से, कुछ डेरिवेटिव्स के रूल है, मैंने बोला कि कुछ डेरिवेटिव्स के रूल जो रियल फंक्शन में होते हैं ना, वो यहाँ पे होल्ड करते हैं,
कुछ नहीं, सारे के सारे होल्ड नहीं करते, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। कोई भी बुक देके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एनीवेज, जो मेरा मेन पोर्शन अब शुरू होता है डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अगर ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एक रियल वेरिएबल टी का, जहां टी इस इंटरवल में बिलोंग करे, और इस फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होंगे एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। तो उस केस में इसका जो डेफिनिट इंटीग्रल डिफाइन होता है इस तरीके से, मतलब रियल पार्ट का अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पे यूटी और वीटी बिल्कुल जो हमने रियल फंक्शन किए थे उस तरीके से ट्रीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनिट इंटीग्रल की जो हमने किया था रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए वो यहाँ पे होल्ड करते हैं, जैसे ये बीच में कोई पॉइंट हुआ उस पर ब्रेक कर देंगे। फंडामेंटल थ्योरम भी यहाँ पे लगता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल का। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में मिल जाएंगे, वहां से प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिया, इसको जो डिफिनीशन था इस डिफिनीशन से भी मैंने वेरीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है उस गिवन इंटरवल में, तो इस डिफिनीशन से भी किया और फंडामेंटल थ्योरम भी लगा के मैंने किया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये है मेरा डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका आगे यूज भी होगा, खास करके जो फंक्शन इस तरीके से हमने डिफाइन किया है ना ये वाला, इसका यूज होगा आगे जब कॉन्टूर्स वगैरह डिफाइन करेंगे। बट अब डेफिनेट इंटीग्रल पे एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आपका ये सिलेबस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैंने बोला था ना, ये कॉन्टूर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल्स की तरफ मूव करेंगे, यही मेन होता है आपका, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक दो कुछ प्रॉपर्टीज है और डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, वो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हम लोग रियल वेरिएबल वाले फंक्शन में भी करते थे, और वो है क्या, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल का, ए टू बी, ठीक है ना, डब्ल्यू टी डी टी, ठीक है ना, इसका मैं मॉडुलस निकाल रहा हूं। दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ डब्ल्यू टी डी टी, ठीक है ना, ये मॉड यहां अंदर लगा दिया, और अब ये सी बात है, सीधी सी बात है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, वो तो मैं लेके चलूंगा ही। अब इसको जो है आप इसी एग्जाम्पल से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, उस फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको इंटीग्रल, मतलब e टू द पावर आई टी का ही मैं मैग्नीट्यूड पहले निकाल लूं, तो ये क्या होता है, देखिए ये क्या होगा, cos t प्लस आई साइन टी, तो ये 1 हो जाएगा ना, प्लीज चेक करिएगा। ये करेंगे तो मॉड ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ cos t प्लस आई साइन टी। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये देखिए ए टू बी मॉड ई टू द पावर आई टी डी टी, तो ये सीधी सी बात है, ये 0 से π/4 था, लिमिट कर दीजिए, तो ये तो 1 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, मेरा आंसर सीधे π/4 आएगा, ठीक है ना। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये ओवरऑल इंटीग्रल करने के बाद, देखिए ये इसका दिस इंटीग्रेशन निकालने के बाद मॉडुलस निकालेंगे, तो ये मेरा आएगा अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, दिस इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या आता है, 1/2 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर -2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर 1/2। तो यहाँ से देखिए हाफ और हाफ 1 हो गए, तो 1 1 कितना हो जाता है 2, तो 2 माइनस यहाँ पे 1, प्लीज चेक करिएगा, 2 - 1, 2 - 1 नहीं, यहाँ से 2 और ये √2 हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेट 2 माइनस √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है ना, 1.14 समथिंग, तो ये 1 से छोटा अंदर क्वांटिटी आएगा, उसका स्क्वायर निकालेंगे बहुत छोटा हो जाएगा। और ये π/4 तो आपको पता है 22, ऐसे में लिख के देखो पाई की वैल्यू 22/7,
तो 28 इतना कुछ होता है क्या? हाँ ठीक है। अब ये भी मेरा आएगा 1 से छोटा बट पॉइंट समथिंग आएगा ना, पॉइंट। अब ये जैसे लगाएंगे 200, अब देखिएगा तो ये क्वांटिटी ऑफकोर्स बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है ना, यही कंडीशन है। करके देखिएगा, मैंने तो मैक्सिमम चीज़ें कर दिया, बस वैल्यूज को आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। अब ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया तो इसको मैं क्या करूँ, इरेज कर देता हूँ। आप इसको अपने अलग कॉपी पे लेके वैल्यूज को इवेलुएट करिएगा और सेम इंटीग्रल में आप बताएंगे कि सर यस सर ये होल्ड करता है कि नहीं। जो मैंने बताया, मैंने तो सॉल्व भी कर दिया था, बस वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको बतानी है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रूफ थ्योरम है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये होल्ड करता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉन्टूर इंटीग्रल्स की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टूर सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर्व क्या होता है, ठीक है ना, फिर सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, ठीक है ना, फिर कॉन्टूर पे चलेंगे और उसके बाद कॉन्टूर इंटीग्रल्स की बात करेंगे, ठीक है। होपफुली इस वीडियो का जो एफोर्ट है, हाफ एन आवर का वीडियो होगा, उस मे बी 40 मिनट्स के अराउंड गया होगा, बट यहाँ पे इस वीडियो में मैंने टोटल जो डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है छोटे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 क्वेश्चंस, ठीक है ना। सिलेबस है आपका, तो मे बी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस दे दे, कहाँ गया ये, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे दे, कोई क्वेश्चन उठा के इस तरह से। तो जैसे ही सिंगल वेरिएबल का ये, तो ये रिजल्ट जो अभी किया वो याद रहना चाहिए, मतलब सीधे सीधे आप इसी मेथड से करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तरह, ठीक है। अब चलिए कॉन्टूर इंटीग्रल्स पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।